नागपुर के अभयनगर में मौजूद भारतीय आदिम जाति सेवक संघ विदर्भ की ये 3 मंजिला इमारत और जिसके तल मंजिल पर बसा है ये पुण्याई वृद्धाश्रम, जो कई सालों से बुजुर्गों के लिए पनाह घर बना हुआ है। भीतर में दाखिल होते ही वही आम सा आश्रम, जहाँ की आबो हवा में केवल दर्द का एहसास और इसी दर्द में खिले इन बुजुर्गों के चेहरे। यहाँ पहली दफा आने पर आपको एक अजीब सा तनाव बेशक महसूस होगा। इन बुजुर्गों की आंखों में समे आंसू जो किसी भी वक्त झलकने को आमादा है। मन ना उम्मीदों में जरूर डूबा है, लेकिन चेहरों पर खिली इनकी मुस्कान यहाँ की फिजाओं में मिठास घोलने का काम कर रही है। आश्रम में दोपहर के खाने का वक्त है। यहाँ मौजूद सभी लोग आपसी प्रेम के साथ इसी तरह अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इस बीच हमारी मुलाकात हुई सुशीला चौधरी से, तो पता चला कि जिंदगी में असल संघर्ष क्या होता है। अपने जीवन के 80 बरस देख चुकी सुशीला चौधरी का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। कोराड़ी के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली सुशीला चौधरी का आधा जीवन अपने लकवाग्रस्त पति की सेवा में बीता। काफी साल पहले पति की मौत के बाद वे कई वर्षों तक खेती मजदूरी का काम करने में लगी रही, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद अब ये आश्रम ही उनका आशियाना है। सुशीला चौधरी का इस दुनिया में अपनों के नाम पर बस कुछ कपड़े और जरूरी चीजें हैं। भगवान ने उन्हें कभी बच्चों का सुख नहीं दिया, जबकि परिजनों का भी कभी साथ नहीं रहा। शेतीचे काम करत होतो, निंदण खुरपण, दुसऱ्याची मजुरी करायची। कशा प्रकारे काम होतं? म्हणजे कापूस काढायचा, हां निंदण करायचं, तुरी सोंगायच्या, हां ज्वारी असली ज्वारी सोंगायची, गहू असला गहू सोंगायचा। हां. जेवढे बनलं तेवढं केलं बाबा, आता बनत नाही माझ्यानं। आता वय किती झाली तुमची? 80. 80 वय झाली तुमची? हो. नवराबद्दल काही माहिती आहे? तुमचा मालक कुठे आहे? माझा मालक बायलवाडीलाच नेलं होतं मी आपल्यासोबत। हां. तिथेच वारले माझे मालक, 20 वर्ष झाले। कशा प्रकारे? म्हणजे पॅलेस मारला होता पण। हो हो. किती वर्ष झालं होतं तुम्ही? त्याचंही वय असं 90चं। 90 झाले होते. हो. किती वर्ष तुम्ही खूपच सेवा केली होती त्यांच्या? शिवा म्हणजे आता कौन स्वच्छता पिशाब सारंच केलं बाबा। जेवण खावण आपलं मजुरी करून सन्यांनी। आता तुम्ही इकडे कसं आला? मी कशा आलं म्हणजे मी आदर्शा लागलो होतो। हो. आश्रम तुमच्यासारख्यांना सांगितलं का आदर्शाचा आश्रम चांगला आहे बा, तुम्हाला कोण नाही तर करून घ्या, म्हणून मी आदर्शा लागलो। त्यानं माहिती दिली वर्करनं, म्हणजे सावनेरले करत असं नव्हतं जा। तर मी म्हटलं मी कागदपत्र आणले नाही, माझ्याजवळ आधार कार्ड नव्हतं, घरी ठेवलं होतं। मग इथं आलं होतं मी, इथून माहिती केली। सर म्हणे मी घेत नाही म्हणे, पण बाईने घेतलं मला। मोठे सर वारले ना, ते घेत नाही म्हणे, कागद नाही झाले तुमचे, मी काही घेऊ शकत नाही म्हणे। बाईने घेतलं माझ्या मॅडमनं। इथे आहो 4 वर्ष झाले, तर सुखी आहो बाबा। काही त्रास इकडे? मला त्रास काही नाही आहे, मला का नाही, फक्त चिरचार करून देणे, माझ्यानं बनते ते काम करतो मी। इथे करत नाही असं नाही, आता माझा पाय मोडला म्हणून, नाही तर मी पहिली चांगलं काम करो, पण शेतीतले करो। आपली परिस्थिती तशी होती, मातीचे गबिले उचलले बाबा, कहून इटा नेला बराबर रद्याच्या, आता बनत नाही, वय झालेली आहे माझी आता। नातेवाईक तुमच्या काही? नातेवाईक आपापल्या घराचे जे मदत करण्याची असली तेच करते मदत, नातेवाईक का करणार? आणखी काय पुढे काय सोच विचार केला आहे की बस सगळे? काही सुचत नाही मला, इथेच मरण व्हायचं आहे। हो का? हो, मी आखरी नंबर दिला, काही मी इथेच राहीन, इथेच मरीन। माझं कोणीच नाही आहे, कोणी भाषे नाही होत ना, कोणी कोणाचं नाही होत। साडी तुमची खूप छान आहे। हां, साडी खूप छान आहे तुमची। आता भाषेने घेतली तर मनाला नेसा लागते, घेते ते पद्धतशीर घेते म्हणा। माझा भाऊ इंजिनियर होता, तो तर डोला का नाही तर अटक आली, मरण पावलं। इस आश्रम में कमोबेश हर किसी की कहानियों में पीड़ा झलकती है।
किसी का इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन जिसका है उन्होंने इन्हें इस आश्रम में छोड़ दिया है। चंद्रशेखर हिसवनकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मूलतः छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले चंद्रशेखर 2019 से इस आश्रम में रह रहे हैं। बेटे का नागपुर के लड़की से विवाह हुआ। शादी के बाद बेटा अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगा, लेकिन बहू का बड़ा परिवार होने के चलते उन्हें उस घर में जगह नहीं मिली, लिहाजा अब उनका घर यही आश्रम है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। बच्चा बोले तुम आ जाओ, बोले पापा इधर यहाँ रहो, बोले मेरे पास, मेरे सामने रहेंगे तो तुम्हारी देखभाल करूँगा, बोले मैं। इसके वजह से फिर मतलब फिर मार्केट के लोग भी बोले जा, बोले बच्चा बुला रहे, 2 टाइम खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, कपड़े लत्ते रहेंगे, सब अच्छा रहेंगे, बोले ज़रा। उसकी वजह से रिजाइन सभी जाने मेरे को टॉर्चर कर रहे थे करके, मतलब चलो बच्चे के पास जाके रह जाएंगे, कुछ कम ज़्यादा होगा तो वही देखेंगे ना अपने को। भाई बच्चे के साथ क्यों नहीं रहे आप, यहाँ आ गए आप, इसके पीछे क्या है? अभी बच्चा रहता उनके ससुराल में, मेरे को दिल को ये नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं तुम जोरों मेरा रहो, मैं अलग रहूँगा, उसकी वजह से मैं इधर आ गया। ठीक है, आप यहाँ आए, यहाँ किस तरह के आप सहूलियत आपको मिलती है? दिन की शुरुआत कैसे होती है आपकी, और यहाँ के जो लोग हैं इनसे किस तरह के आप घुल मिल गए? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर। हाँ। उन्हें उठाते हैं, आते काका चाय पियो, चाय बिस्किट हाँ। नहीं रहे अपने को बोलते चाय बिस्किट दूंगा, मिलता नहीं, चाय पियेंगे बस। हाँ, हाँ, इतना अच्छा है कि सवेरे नाश्ता भी मिल जाता, खुद बुलाने को आते कि चलो काका नाश्ता तैयार होगा, बोले चलो खा लो। 63 साल काका आपकी एज है। हाँ 2-3 लाइनों में मैं जानना चाहूँगी पूरा जीवन आपका कैसा रहा है? 2-4-3 कम शब्दों में आप बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने अनुभव से सीखी है? और कई लोग आपको सुन रहे हैं, कई यंगस्टर्स है वो सुन रहे हैं आपको, तो क्या अपने जीवन का अनुभव कुछ बताएं। जीवन का अनुभव क्या बताना आप, वो मेरे खुद के इसके ऊपर से मैंने काम करा। हाँ। जब तक था मेरे इसमें मैंने काम करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हाँ। इतना अनुभव है मेरा। ठीक, बहुत शुक्रिया। पुण्याई वृद्धाश्रम वृद्ध सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक आवास प्रदान करता है, जिससे उनका जीवन आसान और सुखमय बनता है। यहाँ के कर्मचारी भी उनके रोजाना के कामों में मदद करते हैं, जैसे कि भोजन, स्वच्छता और मेडिकल सेवाएं आदि। इस वृद्धाश्रम का प्रमुख उद्देश्य वृद्ध समुदाय के लोगों को एक आदर्श और स्वागतपूर्ण माहौल में जीवन गुजारने का मौका देना है। पुण्याई वृद्धाश्रम हा 4 वर्षापासून सुरू केलेला प्रकल्प आहे। भारतीय आदिमजाती सेवक संघाद्वारे संचालित मातोश्री वृद्धाश्रम एक आदासाला पण आहे, पण बरेचदा असं होतं की कागदपत्रांची पूर्तता पूर्ण वृद्ध करू शकत नाहीत सगळेजण, म्हणून हा प्रकल्प उघडण्यात आला की ज्या असे वृद्ध की ज्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नाही त्यांना मग आम्ही ह्या पुण्याई वृद्धाश्रमामध्ये आम्ही प्रवेश देतो। आणि हा वृद्धाश्रम जो आहे हा आपल्या संस्थेचा आहे आणि याला शासकीय काहीही अनुदान नाही आहे। देणगीदात्यांच्या मदतीने, जसं की कोणी धान्य आणून देतं, कोणी औषध रूपात देतं, कोणी कपडे रूपात देतं किंवा कोणी आर्थिक रूपामध्ये मदत करतं, तर यांच्या देणगीच्या रूपाने जे काही मिळतं त्या आधारावर आम्ही हा वृद्धाश्रम चालवतो आहे। या वृद्धाश्रमामध्ये आतापर्यंत 71 वृद्धांनी प्रवेश घेतलेला आहे आणि वर्तमानमध्ये 10 वृद्ध इथे सध्या राहत आहेत। आपण म्हणतो की त्यांच्या दैनंदिन ज्या गरजा आहेत त्या आपण पूर्ण करतो, जसं अन्न वस्त्र निवारा आपण म्हणतो, पण तो चांगल्या प्रकारे दिला पाहिजे। तर आणि घरी कसं होतं की जेव्हा वृद्ध घरी राहतो तेव्हा घरच्यांवर अवलंबून राहतो, जेव्हा सून किंवा कोणी त्यांना देईल तेव्हा त्याला ते अन्न वगैरे मिळतं, पण इथे तसं नाही आहे। इथे कसं होतं की नियमानुसार आणि सगळ्यांना सारखं वागणूक देऊन आपण सगळ्यांना देतो। जसं वैद्यकीय उपचार पण आपण त्यांचे ताबडतोब करतो। आपल्याकडे वैद्यकीय अधिकारी 1 दिवस आड असतात आणि वृद्धाश्रम म्हटला म्हणजे की तो अर्धा दवाखानाच असतो, कारण की वृद्ध लोक म्हटलं की जेवण तर आहे, बाकीच्याही गरजा त्यांच्या पूर्ण करणे गरजेचं आहे, पण त्यासोबत वैद्यकीय हा पण एक मुख्य समस्या वृद्धांची असते, तर त्याच्यावर पण आपण औषधोपचार करतो। तसंच त्यांच्या भावनिक गरजा आहेत, एकटेपणाची भावना असते, बरेचदा मानसिकता खराब झालेली असते वृद्धांची, त्यांना असं वाटतं की मला माझ्या कुटुंबाने वाळीत टाकलेलं आहे, मला कोणी भेटायला येत नाही, तर आणि त्यांना बरेचसे त्यांचे अनुभव सांगायचे असतात, तर ऐकायला कोणी नसतं, तर ह्या सगळ्या त्यांच्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या आम्ही इथे त्यांचं सोडवण्याचा प्रयत्न करतो। त्यांची एकटेपणाची जी
समस्या आहे ती इथे सगळ्यांसोबत राहून संपते. त्याच्यानंतर एकमेकांशी बोलणं करतात, त्या बोलतात, एकमेकांना सांगतात आपल्या, आणि बरेचदा एकमेकांची मदतसुद्धा करतात. बरेचदा असं होतं की एखादा वृद्ध जो असतो की कोणाच्या डोळ्यांनी दिसत नाही आहे, कोणाला शारीरिक विकलांग आहे त्याला, तर तो दुसरा व्यक्ती त्याला मदत करतो. म्हणजे त्याला दुसऱ्यांवर असं डिपेंड आहे ही भावना नाही त्याच्यामध्ये राहत. इथे सहकार्याची भावना सगळ्यांमध्ये दिसून येते. आणि इथे वृद्धाश्रमामध्ये आल्यानंतर आम्ही त्यांना, प्रत्येक वृद्धाला हेच सांगतो की हे तुमचं घर आहे, हा आश्रम नाही आहे, तर हे तुमचं घर आहे. तर घर म्हटलं की कसं होतं की स्वतःला स्वतःची एक जागा असते, तर ती एक त्यांना मानाची एक आम्ही त्यांना वागणूक देतो आणि त्यांना घर असं आहे असं करून त्यांच्या पूर्ण गरजा पूर्ण करतो. बरेचदा आम्ही त्यांना बाहेर पण नेतो, जसं सहलीला नेतो, सिनेमा पाहायला नेतो, आणि त्यांच्या दिनचर्येमध्ये पण त्यांच्या जे काही आहेत ते त्यांच्या वयानुसार ते दिनचर्या ठरवलेली आहे त्यांची. दुपारी सगळेजण एकत्रितपणे बसून टी व्हीवरचे कार्यक्रम बघतात, पेपर वाचन करतात, भजन म्हणतात, त्यांच्या देवाच्या पूजा आहेत त्या करतात. तर त्यांना इथे त्यांच्या धर्मानुसार, त्यांच्या ह्याच्यानुसार त्यांना सर्व करण्याची इथे स्वतंत्रता मिळते. त्याच्यामुळे इथे एक खेळीमेळीचं वातावरण आहे आणि सगळ्यांना हे आपलं आपलंसं वाटतं. आणि आम्हाला पण त्या आजी वृद्ध जे आहे, आम्ही कोणी आमच्या मावशी आहेत तर कोणी आमच्या आई आहेत, आम्ही त्यांचे मुलं बाळं समजून आम्ही त्यांची सेवा करतो आहे. जवळपास मातोश्री वृद्धाश्रम हे भारतीय आदिम जाती सेवक संघ विदर्भ नागपूरद्वारा संचालित 1998पासनं अविरत आदासा येथे शासनाच्या मदतीशिवाय अगदी थाटात आणि सन्मानाने त्या ठिकाणी चालते आहे. आज मातोश्री वृद्धाश्रमात जवळपास 63 वृद्ध त्या ठिकाणी निवासी आहेत. यामध्ये ज्यांना सांभाळणारं कोणीही नाहीत असे देखील, आणि ज्यांना सांभाळणारे आहेत परंतु त्यांना सांभाळण्याची तयारी नाही आहेत, अशांनासुद्धा मातोश्री वृद्धाश्रमात त्यांना निवास आणि त्यांची व्यवस्था केली जाते आहे. मुख्य सांगायचं झाल्यास मातोश्री वृद्धाश्रम शासनाच्या मदतीशिवाय देणगीदात्यांच्या भरोशावर त्यांच्या सहकार्याने आणि विविध सामाजिक ज्या संघटना आहेत, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, अशा विविध आणि इंडिव्हिज्युअल लोक वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमाने निमित्ताने आमच्या मातोश्री वृद्धाश्रमाला भोजन स्पॉन्सर करत असतात. त्या भोजनाकरता देखील आम्ही 4,000 रुपयाचं छोटंसं अमाऊंट त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. आणि आजीवन जर भोजनदान कोणाला करायचं असेल तर एक 25,000 रुपयाचं अमाऊंट त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. असं रोज डे टू डे रोज त्या ठिकाणी आम्हाला, म्हणजे आमच्या या वृद्धाला भोजनदान ते देत असतात. आणि याच भरोशावर ते वृद्धाश्रम अगदी थाटात आणि सन्मानाने त्या ठिकाणी उभा आहे. विशेष एक सांगू इच्छितो परत की ज्यावेळेस वृद्ध अंतिम शेवटच्या क्षणाला पोहोचतो त्यावेळेस देखील अंतिम विधी देखील मातोश्री वृद्धाश्रमाच्या वतीने केल्या जातं, हे विशेष. तर निश्चित आपण सर्वांनी या मातोश्री वृद्धाश्रमाला भेट द्यावी ही आमची म्हणजे अगदी आवर्जून एक विनंती असेल. इस आश्रम के तल मंजिल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए हैं. इस ब्लॉक्स में देखिए ये कई सारे जो वृद्ध महिला है उनके रहने की खास व्यवस्था यहाँ की गई है. छोटे छोटे पलंग्स बनाए गए हैं ताकि इन्हें रहने में किसी तरह की दिक्कतें ना हो. और उसके बगल में ही इस यहाँ पर पुरुषों के लिए जो है रहने की व्यवस्था जो है आश्रम के माध्यम से की गई है. यहाँ पे कुल 10 वृद्ध मौजूद है जिनमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष हैं. सबकी कहानियाँ बहुत अलग अलग है, लेकिन सबसे अहम चीज़ और सबसे समान चीज़ इन लोगों के बीच में है वो है तकलीफ़ों के सामने घुटने नहीं टेकना. और यही वजह है कि ये जो वृद्धाश्रम के जो सभी जो लोग हैं जिनकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत है, और यही वजह है कि ये सभी अपनी तमाम परेशानियों को भुलाकर यहाँ पे अपने जीवन की नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ द्वारा न केवल वृद्धाश्रम के जरिए वृद्धों की सेवा की जाती है, बल्कि नशा मुक्ति और एड्स के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है. नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण साल 2000 में हुआ था. इस केंद्र का मुख्य लक्ष्य समाज में मौजूद नशे जैसी बीमारियों को दूर करना है. तस्वीर में दिख रहे ये सभी लोग कई तरह के नशे के आदी हैं. ऐसे में इनकी निजता भंग न हो, इस लिहाज से हम इनकी पहचान उजागर नहीं कर सकते. केंद्र की एक्सपर्ट टीम के जरिए सभी लोगों को व्यायाम या इलाज कर नशाखोरी से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है.
इस केंद्र में आपको अल्कोहल, गांजा, ड्रग्स का सेवन करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। इन लोगों को बेहतर काउंसलिंग और उसके बाद इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया जाता है। MSJ म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पॉवरमेंट नवी दिल्ली यांच्या अनुदान तत्वावरती आम्हाला 15 बेडेडचा प्रोजेक्ट मिळाला आहे। या प्रोजेक्टमध्ये व्यसनाधीन व्यक्तींना भरती केल्या जातं। भरती करतेवेळी भरती करणाऱ्याला आणि भरती होणाऱ्यांसाठी काही नियम लागलेले आहेत। त्यामध्ये जेव्हा भरती करण्यात येतं तर पेशंटसोबत येणारा जो व्यक्ती आहे तो त्याचा रक्तसंबंधी असला पाहिजे। त्यानंतर त्याचं आधार कार्ड गरजेचं आहे। आणि आता जेव्हा पेशंट आतमध्ये आमच्यासोबत येतो तर हा त्याचा 30 दिवसाचा उपचार कालावधी आहे। या 30 दिवसांमध्ये काही उपचार करण्यासाठी जे आम्ही लोक स्टेप्स वापरतो ते असे आहेत की त्याला योगा शिकवणं, मेडिटेशन करवणं, त्यानंतर त्याचं वैयक्तिक काउन्सलिंग घेणं, कौटुंबिक मार्गदर्शन होतं, त्याच्यानंतर ग्रुप थेरपी घेतल्या जाते, म्युझिक थेरपी आहे, आर्ट बेस्ड थेरपी आहे, औषधोपचार आहे। औषधोपचारांमध्ये आपण त्यांना रेग्युलर मेडिसिन पण देतो आहे आणि सायकॅट्रिस्ट मेडिसिन पण देतो आहे। त्याच्यानंतर हे जे पेशंट आहेत ते यामध्ये अगदी दारू पिणाऱ्यांपासून तर दारू आहे, गांजा आहे, ब्राऊन शुगर अफीम आहे आणि आता कोरोनाच्या काळामध्ये आपण पाहिलं आहे की लहान लेकरांना मोबाईलचं व्यसन लागलेलं आहे। तर असे मोबाईलचं व्यसन करणारेसुद्धा आपल्या इथे भरती केल्या जातात। आणि या 30 दिवसाच्या उपचार कालावधीमध्ये त्यांना आपण आजचा दिवस, आज नगद कल उधार या तत्वावरती मार्गदर्शन करतो। कारण की आजचा दिवस म्हणजे फक्त आजच्या दिवस मला नशेपासून दूर राहायचं आहे, टुमारो नेव्हर कम। मग या तत्वावर आपण त्याला मार्गदर्शन करतो। त्यामुळे त्याला कसं आहे की समाजामध्ये राहण्यासाठी सामाजिक, कौटुंबिक, आर्थिक आणि मानसिक या सगळ्या तत्वांवरती अभ्यास करण्यात येतो। नशा जेव्हा करणारा हा मुलगा आमच्याकडे आला तो जवळपास 16 वर्षाचा होता आणि त्याच्यानंतर त्याला आंघोळ करताना किंवा जेवताना, अगदी झोपताना पण त्याच्या जवळच तो राहत होता। इव्हन म्हणजे त्याचा जर मोबाईल कोणी घेतला तर तो हायपर होत होता आणि घरातल्या बाकीच्यांचे तो मोबाईल फोडून टाकत होता आणि आपल्या मोबाईलला कोणालाच हात लावू देत नव्हता। मग अशा वेळेला त्यांच्या पॅरेंट्सला असं वाटलं की आपण याला मानसरोग तज्ज्ञांचा औषधोपचार करायला पाहिजे, पण त्यांना फायदा मिळाला नाही। कारण की त्याला तो मोबाईल तेव्हाही त्याच्या हातात होता आणि डॉक्टर तो घेऊ शकले नाहीत। मग त्यांनी डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्ही त्याला व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये ॲडमिट करा आणि तिथेच त्याचा उपचार केला जाईल। जेव्हा तो इथे आला तर त्याला मी म्हटलं बघ तुझा मोबाईल कसा आहे रे, माझा तर जुनाच आहे, असं करून त्याच्याजवळ मोबाईल घेतला आणि हळूहळू करता त्याच्याशी बोलली आणि त्याला आतमध्ये नेऊन सांगितलं की मोबाईलमुळे आपल्याला किती समस्यांना सामना करावा लागतो आणि हळूहळू करता मोबाईल त्याचा तिथपासून दूर झाला आणि आजही तो मुलगा बाकीच्या पेशंटला इथे ॲडमिट करायला घेऊन येतो आहे आणि स्वतः मोबाईलपासून दूर आहे। फक्त जेवढं कामाचं आहे, अभ्यासाचं आहे तेवढाच तो मोबाईल वापरतो आणि त्या मोबाईलला सर्व बंद करून ठेवून देतो आणि आता खूप छान पद्धतीने तो आपल्या कॉलेजचा अभ्यास करतो आहे। मोबाइल व्यसन मुक्ति हाँ। किस तरह की जानलेवा अभी है, ऐसे कितने पेशेंट आपके पास आते हैं और इसके उपचार की पद्धति क्या है? जे पेशंट आमच्याकडे आले हे कोरोना नंतरच्या काळामध्येच आले। कारण की कोरोनामध्ये असं झालं होतं की मुलांना अभ्यास जो करायचा आहे तो मोबाईलवर, ज्यांना बिलकुल मोबाईलपासून सारखं दूर ठेवलं जात होतं तर ते पण घरचे लोक ठेवू शकत नव्हते कारण अभ्यास त्या मोबाईलवरती होता। पण मुलं आपल्या रूममध्ये जायचे आणि तो जो मोबाईल आहे तर तो मोबाईल अभ्यास कमी आणि बाकीच्या ॲक्टिव्हिटीज त्याच्यामध्ये जास्त चालायला लागल्या। त्याच्यामुळे मग त्यांना इथे सेंटरमध्ये ॲडमिट करण्यात आलं आणि मोबाईलमुळे आपल्या डोळ्यांवर कसा परिणाम होतो, आपल्या मेंदूवरती कसा परिणाम होतो, आपण जेव्हा आपल्याला ऐकायला येत नाही त्याच्यानंतर आपण कानामध्ये सतत ते हेडफोन्स टाकून ठेवतो, त्याच्यामुळे कानाच्या पडद्यांना कसा त्रास होतो, अशा पद्धतीचं त्यांना तिथे मार्गदर्शन करण्यात आलं आणि जे रिकव्हर आमच्याकडे मोबाईल ॲडिक्ट होते त्यांना बोलवलं होतं आणि त्यांच्याकडून सुद्धा या पेशंटला मार्गदर्शन करण्यात आलं होतं।
एड्स की महामारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण प्रयास भी नेशनल एड्स सेंटर के माध्यम से शुरू है, जिसका उद्देश्य समुदाय को इस खतरे से बचाना है और साथ ही उनके साथ होने वाली मिथकों को दूर करना है। इस केंद्र में मौजूद विशेषज्ञों की टीम साथ मिलकर समुदाय को जागरूक करने के उपायों पर काम करती है। एड्स के प्रति जागरूकता में योगदान करने वाली इस केंद्र की प्रोजेक्ट मैनेजर किरण निनावे ने कहा कि हम समुदाय के सदस्यों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रोग्राम्स और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। HIV प्रोजेक्ट्स म्हणजे अति जोखीमपूर्ण ज्या महिला असतात, ज्यांची वर्तणूक असतात, त्यांच्यासाठी हा प्रोजेक्ट्स दिलेला आहे। नॅकोतर्फे आहे हा पुरस्कृत आणि एमसॅक्स याचं देखरेख करतं आणि नॅकोतर्फेच अनुदान मिळत असतं आम्हाला। त्याच्यामध्ये आम्हाला इथे काही एरियाज दिले आहेत, त्या एरियामध्ये जाऊन आम्हाला काम करायचं असतं। महिलांना त्यांच्या आरोग्याबद्दल जागृत करणे, HIV जागृत करणे, मग त्यांना सेफ सेक्स प्रॅक्टिस जे असतं ते शिकवणे, कॉन्डोम डेमॉन्स्ट्रेशन देणे, त्यांचे HIV टेस्टिंगचे कॅम्प लावणे दर 6 महिन्यातनं, हे सगळे कामं आम्ही करत असतो। याच्यासाठी फील्ड टीम पण आहे आमच्याकडे, जे फील्डमध्ये काम करत असतात। लोकांमध्ये जर अवेअरनेस करायचं असेल तर आमची एक टीम आहे सर, जी स्ट्रीट प्ले करते। पुन्हा कॅम्प घेतो आम्ही, त्या कॅम्पमध्ये आम्ही HIV माहिती पण सांगतो आणि टेस्टिंग पण करतो लोकांची। त्या कॅम्पमधून जर कोणी पॉझिटिव्ह आलं तर त्याला ART सेंटरला लिंक करणे, त्यांना औषधांवर आणणे, त्यांना मग औषधं कशी घ्यायची ते सांगणे, त्यांचं आरोग्य नियमित चांगलं कसं ठेवता येईल त्याच्यासाठी त्यांना माहिती देणे, काउन्सिलिंग करणे, हे सगळे कामं करत किती असतो। लोकांची टीम आहे आणि कोऑर्डिनेशन कसं काय होतं? इथे 6 लोकांचे आउटरीच वर्कर आहे सर आणि 25 लोक जे आहेत, जे आमचे फील्डमध्ये सतत काम करत कसं असतात। वगैरे काम करतात? ते फील्डमध्ये डिरेक्टली त्यांच्याशी टचमध्ये असतात, का लाभार्थ्यांशी, लोकांशी, आणि ते त्यांना 1 to 1 मध्ये माहिती देणे, त्यांचे छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशन घेणे, कंडोम्स डेमॉन्स्ट्रेशन देणे, कंडोम्स वाटणे, फ्री कंडोम्सचा पण आपल्याला स्टॉक येतो तो वाटणे, पुन्हा त्यांना अजून काही पाहिजे असेल, जसं सोशल बेनिफिट स्कीम्स पण काही पाहिजे असेल, लाभार्थी असेल, आधार कार्ड बनवून द्यायचं आहे, पॅन कार्ड बनवून द्यायचं आहे, संजय गांधी बनवून द्यायचं आहे, त्याच्यासाठी आम्ही ओव्हरऑल त्यांच्या बेटरमेंटसाठी काम करतो। HIV पेशंट आल्यानंतर आम्ही त्यांना ART सेंटरला लिंक करतो सर। ART सेंटर नागपूरमध्ये 2 आहेत, एक मेओला आहे आणि एक मेडिकलला आहे। तिथे जिथे ज्याला सोयीस्कर राहील तिथे आम्ही त्यांना लिंक करतो, तिथे त्याच्यानंतर त्यांना तिथे काउन्सिलिंग केली जाते आणि त्यांना औषध सुरू केलं जातं ऑन ART। सेक्स वर्करमध्ये आमचे काही पीयर वर्कर आहेत, जे त्यांना डिरेक्टली त्यांच्याशी टचमध्ये असतात, तर त्यांच्यासोबत पण आम्ही काम करतो। पण आम्हाला चांगला अनुभव येतो, ते लोक ऐकतात आहे, थोडं त्रास देतात आधी, त्यांचं वर्तणूक त्या पॅटर्नचं असल्यामुळे त्यांना समजवणे आम्हाला चॅलेंजिंग आहे, पण ते ऐकतात नंतर। तर सर आम्ही हेपॅटायटिस B आणि Cला पण कवर करतो आहे, कारण हेपॅटायटिस B आणि Cचं पण तेच ट्रान्समिशन ऑफ रूट्स सारखे आहे HIV सारखे, आणि परत आता सिफिलिसवाला जो गुप्तरोग आहे तो पण वाढतो आहे, त्याच्यासाठी पण आम्ही प्रयत्न करतो आहे की हे कमी व्हायला पाहिजे। HIVचं प्रमाण तर ऑलरेडी कमी झालं आहे, पण हेपॅटायटिस B आणि Cला पण आळा घालण्याचं काम आम्ही करू असं आमची टीम करते आहे। इसके अलावा संस्था के माध्यम से कई दूसरे भी सामाजिक कार्यों को भी अंजाम दिया जा रहा है। इनमें असहाय लोगों के साथ गरीब और मजदूरों के हित में काम भी शामिल है। भारतीय आदिवासी सेवा संघ माइग्रेंट प्रोग्राम में कामठी एरिया में हम लोग 4 तालुका में वर्क करते हैं माइग्रेंट लेबर के लिए। जो बाहर गांव से लेबर आके यहाँ वर्क करते हैं, सिंगल माइग्रेंट होते हैं, उनके लिए हम लोग अपना काम चला रहे हैं, जिनके साथ में हम लोग उनकी HIV की टेस्ट करते हैं, साथ में उनका गुप्त रोग की भी जांच करते हैं। उनके लिए हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं और उन कैंप के माध्यम से हम लोग उनको सर्विस देते हैं। उनका हम लोग फील्ड में जो वर्क करते हैं तो हम लोग 12,000 का हमको टारगेट मिला हुआ है काम करने के लिए। उनमें से हम लोगों को कम से कम 50% ऐसे लोग फाइंड करना पड़ता है जिनको हमको HIV टेस्ट करानी है। 50% लोगों का, अगर 6,000 लोग हैं, 12,000 में से 6,000 लोग को हम लोग को HIV टेस्ट करना है। 12,000 लोग हमको जो कवर करना है वो HRG होते हैं, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन होता है, जो अपना परिवार छोड़ के यहाँ वर्क करने के लिए आते हैं, सिंगल रहते हैं, कमाने के उद्देश्य से यहाँ पे आते हैं, उन लोग के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। वो यहाँ पे आने के बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं, साथ में उनका रेगुलर चेकअप भी करते हैं हम लोग, समय समय पर उनके HIV टेस्ट पे। अगर यदि कोई इनमें से कोई पॉजिटिव निकलता है तो हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी फ्री में कराते हैं। हमारे इसमें एरिया में 3 ART सेंटर है, IGGMC, मेडिकल और कामठी में। यहाँ पर हम लोग उनको सुविधाएं देते हैं और उनका रेगुलर चेकअप भी होता है वहाँ पर, और उनको ART की मेडिसिन जो है वो भी वहाँ पे मिलती है। साथ में उनका वायरल लोड, CD4 टेस्ट, ये सब भी हम लोग उनके साथ में सर्विस देते हैं उनको। आपके एशियन टीम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप इस हमारे सामाजिक नोबल कॉज को आप अपने मीडिया के माध्यम से कवर करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ।
ये 1981 में 1981 में ये संस्था का गठन हुआ है। हमारे परम पूज्य ठक्कर बापा जो कि एक गांधीवादी हुआ करते थे, उनकी प्रेरणा से मनोहरराव बकरे, बाबूजी चिंचाड़कर, डॉक्टर एम.एन. मोरे ऐसे बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस संस्था का गठन किया। और जो नीचे के तबके के लोग हैं, खासकर जो आदिवासी है, नोमैडिक ट्राइब्स है, विजय है, ऐसे वीकर सेक्शन के लोगों के लिए संस्था ने इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया और इस माध्यम से उन लोगों तक ये विविध प्रकार की योजनाएं, विविध प्रकार की स्कीम्स उन तक ले जाने का प्रयास आज 42 साल से किया जा रहा है। तो एक अच्छी खासी एक विदर्भ महाराष्ट्र लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है और अलग अलग विषयों को लेकर संस्था काम करती है। जैसे कि इसमें हम लोग नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र। इसमें 15 बेडेड हॉस्पिटल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके तहत उसको कुछ अनुदान भी प्राप्त होता है और काफ़ी पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी है। देन हमारा मातोश्री वृद्धाश्रम है आदासा में, कलमेश्वर तालुका में, वहाँ पर 5 एकड़ में ये वृद्धाश्रम प्रस्तापित है और वहाँ पर 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है और वहाँ पर अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग ज़रूरतमंद लोगों को, निराश्रित लोगों को भी वहाँ पर आश्रय दिया जाता है और उनकी सारी देखभाल की जाती है। सर ये तमाम बड़ा कैंपस था, मैंने यहाँ पे देखा हो, व्यवस्था सर क्या क्या है यहाँ पे? मैं भी कुछ देखा, जैसे पुनियाई वृद्धाश्रम है, वहाँ पे कुछ लोगों के ही ठहरने की व्यवस्था है, कुछ लोगों को रखने की व्यवस्था है। क्या इसमें किसी तरह का एक्सटेंड करने की प्लानिंग है या फिर व्यसन मुक्ति केंद्र या फिर HIV केंद्र, वहाँ पे किस तरह की कुछ व्यवस्था आने वाले समय में देखने को मिलेगी? अच्छा सवाल किया आपने। हम लोग अभी जो साहब ये आप लोग देख रहे हैं पुन्ना वृद्धाश्रम जो है, उसमें अभी 20 बेड का हमने वो आश्रम चालू किया है, लेकिन आगे जाके क्योंकि लोगों की डिमांडें काफ़ी आ रही है तो हम लोग अभी उसको 50 बेड का वृद्धाश्रम, पुण्य वृद्धाश्रम करना चाह रहे हैं। वो हमारा नियोजित प्लान है। देन नशा मुक्ति केंद्र है वो 15 बेडेड है हाल फिलहाल, लेकिन हमारे नागपुर समान जो एक बड़ा शहर है, यहाँ पर नशा करने वालों का प्रमाण काफ़ी तादाद में है। तो ऐसे लोगों के मतलब ज़्यादा डिमांड्स होती है, वो लोग रिलीफ और अपना उपचार के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। तो हम ज़रूर हमारा 15 बेडेड है, लेकिन यहाँ पर 30, 35, 25 ऐसे मतलब पेशेंट यहाँ रहते हैं हर हमेशा। तो हम उसको 30 बेड का करना चाहते हैं सो दैट हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। और यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर होती है और एक अच्छे डेडिकेशन के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता जुड़े हैं और काफ़ी क्या बोलते हैं अल्प से मानधन में कार्यकर्ता यहाँ पर काम करते अपनी सेवा दे रहे। तो ये संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये फंड्स को लेके काफ़ी जिक्र है सर। मैं कई केंद्र में गया, कुछ लोगों से बात हुई है, मुफ्त में सारा काम होता है आपको। तो मैं यही आपसे जानना चाहता कि फ़ंड्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इसकी निधि आवंटन कहाँ से होती है, क्या पूरी तरह से गवर्नमेंट है या दानवीरों पर पूरी तरह से आश्रित है? यहाँ पर मातोश्री वृद्धाश्रम, देन पुण्य वृद्धाश्रम, इसको किसी भी प्रकार का सरकार का कोई अनुदान नहीं मिलता। ये केवल लोग जो है दानदाता जो है उनके माध्यम से वस्तु रूप में मेडिसिन है या कुछ कैश काइंड उनको मतलब आश्रम को मदद होती है। और कुछ जो पेंशनर जो होते हैं वृद्ध लोग, उनसे कुछ हम लोग शुल्क लेते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कुल मिला के सरकार का अनुदान न होते हुए भी हम लोग काफ़ी बेहतर सुचारू रूप से इन नो ग्रांट बेसिस एक्टिविटी को चला रहे हैं। लेकिन जो हमारे नैको एडेड जो प्रोजेक्ट है एमसैक लेवल के, जो HIV के लिए काम करते हैं, जैसे सिंगल माइग्रेंट प्रोजेक्ट है, हमारे FSW के टारगेट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट है 2, जैसा नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण, वैसे 3 प्रोजेक्ट चलते हैं। उसके लिए भी नैको की तरफ से अनुदान मिलता है और लेकिन वो अनुदान पर्याप्त नहीं होता है। और लेकिन हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे लोगों में और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, समस्याग्रस्त लोग हैं, उन तक हमारे कार्यकर्ता पहुँचे और हमारी सेवाएं उन तक पहुँचे। हमने आपको मैं एक विशेष बात अब यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अपना कोरोना के महामारी में हम 400 ऐसे HIV बाधित परिवारों के साथ मिलकर हमने उनके घर तक मैंने अपने अनाज के किट्स और बाकी ऐसे सैनिटाइजर किट्स वगैरह उनके घर तक हमने
2-3 महीना तक हमने प्रोवाइड की, जो हमने अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग धार्मिक जो स्थल है उनके माध्यम से हम लोगों ने ये मतलब इकट्ठा करके वो अनाज और वो सारी चीज़ें, ज़रूरतमंद चीज़ें लोगों के घर तक हमने पहुंचाई। तो ये एक अच्छा काम मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा और उसका काफ़ी रिलीफ भी हुआ है। चंडी जी, आखिरी सवाल यही है आपसे, आने वाले 4-5 साल जिस तरह से संस्था के माध्यम से सामाजिक कार्य के लिए कितने महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं, क्या आपने सोचा है कि किस तरह से और इसमें विकास किया जाए? अभी हमारा एक ऐसा मतलब उद्देश्य है कि आज हम लोग जैसे यहाँ पर कुछ हद तक काम कर पा रहे, क्योंकि समाज के अंदर इतने सारे प्रश्न, इतनी सारी समस्या है, लेकिन हम लोग उतने पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन हमने क्या बोलते हैं ना, खारी का वाटा बोलते उस तरीके से हम लोग काम कर रहे। लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको और बड़े स्पीडी तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते, और हम लोगों से भी, दानदाताओं से भी अपील करना चाहते हैं कि हम ऐसे एक नोबल कॉज और एक सामाजिक उपक्रम के लिए समाज भी हमें मदद करे। जिस प्रकार से हम मंदिरों में और अनेक ऐसे धार्मिक स्थलों में हम मतलब दान करते, मदद करते, आज हमें भी इस जिंदा दिल लोगों को या समस्याग्रस्त लोगों को मदद करने के लिए आप जनता से हम अपील करते कि आप लोग भी इसमें अधिक से अधिक अगर जुड़ते हैं तो हम लोग हमारे इस मुहिम को, इस सामाजिक कार्य को और ज़्यादा तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। हमारी कार्यकर्ता टीम सज्ज है, काम करने के लिए बड़ी उत्सुक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे बेनिफिशरीज हैं वो हम कवर करना चाहते हैं। नागपुर और विदर्भ में हमने कई ऐसी संस्थाएं देखी है जो हाशिए पे पड़े लोगों के उत्थान और विकास के लिए काम करती है, लेकिन इस संस्था में न केवल वृद्धाश्रम के माध्यम से जो गरीब तबके के वृद्ध हैं उनको उनके ख्याल रखने का काम कर रही है, बल्कि व्यसन मुक्ति और HIV केंद्र के माध्यम से जो समाज से वंचित हो चुके लोग हैं उनको भी समाज की मुख्य प्रवाह में लाने का काम कर रही है। बहरहाल मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये एक विचार है, बल्कि इस संस्था ने इस विचार को अपने कंधे पर लेकर जिम्मेदारी का काम किया है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आदमनी के साथ मैं फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।